नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं या जिन पोस्ट की बात करने जा रहे हैं वो आपकी आई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से। नॉन टीचिंग आपकी पोस्ट है, परमानेंट बेसिस पर आपकी ये सिलेक्शन लेने वाले हैं। और कौन कौन सी पोस्ट हैं, 30 से ज़्यादा पोस्ट आपकी आई हुई हैं, तो सबकी डिटेल्स हम जानेंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एज लिमिट क्या है और भी वेरियस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिटेल्स देख लेते हैं वैकेंसीज की कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहली पोस्ट का नाम हमारी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है एक। अच्छा, ये ग्रुप ए की है जो भी अभी हम बात करने वाले हैं पोस्ट की। ठीक है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है। जब ग्रुप चेंज होगा तो वो हम आगे बता देंगे, तब तक ये ग्रुप ए रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी आपकी आई है। इसका पे लेवल 11 है और अनरिजर्व के अंडर आपकी ये वैकेंसी है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 11 ही इसका पे लेवल है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, सेम एज लिमिट है 45। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो अकेडमिक लेवल इसका 10 है, 3 वैकेंसी है और उसमें से एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एक EWS के लिए है और एक ही आपकी OBC के लिए है। 40 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसका भी पे लेवल आपका 10 है, एक वैकेंसी आपकी OBC कैटेगरी के लिए, 40 साल एज लिमिट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे लेवल 10 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है ये और 40 साल एज लिमिट है। रिसर्च ऑफिसर में पे लेवल 10 है, 2 वैकेंसी है टोटल इसमें, एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी OBC के लिए है। ठीक है, फिर इसमें भी एज लिमिट आपकी 40 ही है। सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो पे लेवल 10, 3 वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए और एक OBC के लिए है। ठीक है, क्यूरेटर की बात करें, इसमें भी पे लेवल 10 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए ही है और इसकी 40 साल एज लिमिट है। और जो आपकी सिस्टम एनालिस्ट की एज लिमिट है वो भी कितनी है, 40 साल ही है। ठीक है, अब आ गई है ग्रुप बी की पोस्ट। इसकी देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर की है ये, पे लेवल 7 है, एक वैकेंसी है आपकी और ये आपकी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, SC कैटेगरी के लिए है, 40 साल इसकी एज लिमिट है। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 7 है, 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है, 40 साल एज लिमिट है। सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 6 है, 8 वैकेंसी है इसमें टोटल। ठीक है, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए और एक आपकी है EWS के लिए, 2 आपकी ये वैकेंसी है OBC के लिए और 2 ही आपकी वैकेंसी है SC के लिए, एक वैकेंसी है ST के लिए, एज लिमिट है 40 साल। फिर पर्सनल असिस्टेंट में पे लेवल 6 है, 8 वैकेंसी है इसमें भी आपकी, 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी EWS के लिए है। ठीक है, और 3 आपकी OBC के लिए है, एक SC के लिए है और एक आपकी, एक सेकंड, 3 आपकी OBC के लिए है। ठीक है, हाँ, एक SC के लिए है और ये एक आपकी PWD कैटेगरी के अंडर है। फिर नेक्स्ट पोस्ट पर आए प्रोफेशनल असिस्टेंट, पे लेवल इसका 6 है, 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक आपकी, एक इसकी है OBC की है ना, हाँ OBC की है। एज लिमिट इसकी 40 साल है और पर्सनल असिस्टेंट की एज लिमिट 40 साल है, दोनों ही पोस्ट की ये जो है एज लिमिट 40 साल है। जूनियर इंजीनियर की बात करें सिविल में, पे लेवल 6 है इसका, 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक आपकी OBC के लिए है ना। बार बार चेक करना पड़ रहा है क्योंकि इसका आपको पता ही है स्क्रीन पूरी कवर नहीं कर पाएगी और नॉन सिर्फ टॉप पर ही दे रखा है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। और एज लिमिट इसकी 40 साल है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, पे लेवल 6 है, एक वैकेंसी है आपकी और ये भी आपकी किसकी है, OBC के लिए है, 40 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट आर्किविस्ट की बात करें तो 6 इसका पे लेवल है, एक वैकेंसी है और ये आपकी SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसकी एज लिमिट 40 साल है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रुप C की पोजीशन पर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की ये पोस्ट है, पे लेवल 5 है, इसमें 7 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी EWS के लिए है, 2 OBC के लिए है और एक है ST के लिए और एक है आपकी PWD कैटेगरी के लिए, 40 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, गेस्ट हाउस, पे लेवल 5 है, एक वैकेंसी है आपकी और ये आपकी OBC के लिए है, 40 साल एज लिमिट है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी पे लेवल 5 है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, एज लिमिट इसमें इन्होंने मेंशन नहीं करी है। फिर असिस्टेंट की बात करें, पे लेवल 4 है, 5 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी OBC के लिए है और 2 SC के लिए है, 40 साल एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर की पे लेवल 4 है, 20 इसमें वैकेंसी है, उसमें से 9 अनरिजर्व के लिए है, 2 आपकी EWS के लिए, 4 OBC के लिए, 3 SC के लिए, एक ST के लिए और एक आपकी PWD कैटेगरी के लिए है। इसमें 40 साल एज लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पर आए तो इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की बात है और 4 इसका पे लेवल है, 4 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए, 2 आपकी OBC के लिए और एक SC के लिए, 40 साल एज लिमिट है। ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो इसमें भी पे लेवल 4 है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए ही रखी है इन्होंने और 40 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट आते हैं वर्क असिस्टेंट पर, इसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। तो वर्क असिस्टेंट में जो वायरमैन के लिए वैकेंसी है वो 8 है, वायरमैन टेलीफोन में 2 वैकेंसी है, कारपेंटर में 4 है, मैसोन में 1 है, प्लम्बर में 1 है, पंप ऑपरेटर में 2 है, मीटर रीडर में 1 है। ठीक है, इसका पे लेवल है 3। तो इन सबको मिलाकर 19 वैकेंसी है टोटल, उसमें से 8 अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी क्या है ये EWS के लिए है और 3 आपकी OBC के लिए है, 4 SC के लिए, 2 ST के लिए और एक आपकी PWD कैटेगरी के लिए है, 40 साल इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट आते हैं लिफ्ट ऑपरेटर पे, 2 इसका पे लेवल है, 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व के लिए और एक OBC के लिए, 40 साल एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट पर आए तो पे लेवल 2 है, 46 टोटल वैकेंसीज में, उसमें से 14 अनरिजर्व के लिए है, 3 EWS के लिए है, 12 OBC के लिए है, 8 SC के लिए है, 7 आपकी
एसटी के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। 40 साल इसमें एज लिमिट है। कुक पर आए तो 2 पे लेवल है, 27 इसमें टोटल वैकेंसी है। उसमें से अनरिजर्व के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए भी 6 है और अनरिजर्व के लिए 1 है। 40 साल इसमें एज लिमिट है। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लेवल 1 है, 15 वैकेंसी है टोटल और उसमें से 5 अनरिजर्व के लिए, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए है। 40 साल एज लिमिट है। मैथ्स हेल्पर में 1 लेवल है, 30 इसमें टोटल वैकेंसी है, 12 अनरिजर्व के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 आपकी ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। 40 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग अटेंडेंट पर। इसमें 2 कैटेगरी हैं, खलासी सिविल 19 वैकेंसी है इसमें और खलासी इलेक्ट्रिकल इसमें 11 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर कितने हुए 30 वैकेंसी हैं। उसमें से 12 अनरिजर्व के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 3 है आपकी एससी के लिए और 3 है आपकी एसटी के लिए है। 1 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए। 40 साल एज लिमिट है इसमें भी। लेबोरेटरी अटेंडेंट पर आए तो 1 इसका पे लेवल है, 8 वैकेंसी है टोटल, 1 अनरिजर्व, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी और 1 एसटी, ठीक है। बाकी 40 साल एज लिमिट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें, पे लेवल 1 है, 2 वैकेंसी है और उसमें से 1 एसटी के लिए है और 1 की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। 40 साल एज लिमिट है। एनिमल अटेंडेंट 1 पे लेवल है, 4 वैकेंसी है इसमें, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 ओबीसी के लिए है। 40 साल एज लिमिट है। ग्राउंड्समैन की बात करें तो 1 पे लेवल है इसका, ठीक है, और उसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी का नंबर है 3 है, 1 अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी क्या है ये ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है। 40 साल एज लिमिट है। एंटी मलेरिया वर्कर पे लेवल 1, 4 वैकेंसी, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 आपकी ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए। 40 साल एज लिमिट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई आपकी 267, ठीक है, 267। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपकी इलेक्ट्रिकल में है, उसमें आपसे मांगा है बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और कम से कम 10 साल आपने रेगुलर सर्विस करी हो एज असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में ही, जिसका पे लेवल 7 रहा हो, या फिर कम से कम 5 साल आपने काम किया हो रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ही, या कोई इक्विवेलेंट पे लेवल पर ही आपने काम किया हो और वो पे लेवल 10 होना चाहिए। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी या ऑर्गेनाइजेशन से पीएसयू यूनिवर्सिटी में आपने काम किया हो, ठीक है, ये रिसर्च या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम किया हो। नेक्स्ट आपकी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में, इसमें भी आपसे बीई या बीटेक मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में ही, 55% मार्क्स के साथ, उसी के साथ एक्सपीरियंस मांगा है 10 साल का, जो कि रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, यानी परमानेंट होनी चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का ही मांगा है जिसका पे लेवल 7 हो, या फिर 5 साल का आपका रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में ही, और या कोई इक्विवेलेंट पे लेवल पर जिसका पे लेवल 10 हो, उसमें आपने काम किया हो, वही किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या कोई बॉडी में या ऑटोनोमस बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, ऐसे ही किसी मतलब गवर्नमेंट से किसी न कहीं ना कहीं जो है रिकॉग्नाइज्ड या किसी की कंपनी या वो होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। आगे बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, या कोई इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री मांगी है जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए कंसिस्टेंटली, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली आपका एक गुड रिकॉर्ड होना चाहिए एकेडमिक का। और क्या है ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का, है ना। फिर साथ में नेट भी आपसे मांगा है और अगर आपने पीएचडी या इस तरह की कोई डिग्री ले रखी है तो उसमें आपको कंसेशन कुछ दे देंगे, बट उसके लिए कंडीशन उनकी है कि पीएचडी डिग्री आपने रेगुलर मोड से करी हो, थीसिस जो है आपके इवेल्युएट हो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा, और ओपन वाइवा वॉस आपका हुआ हो, ठीक है, और पब्लिश किया आपने 2 रिसर्च पेपर आपने पीएचडी वर्क के, जिसमें से कम 1 रेफरेट जर्नल में होना चाहिए, और आपने प्रेजेंट किए हो कम से कम 2 पेपर बेस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है, पीएचडी वर्क जो है, और वो किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड या फंडेड होना चाहिए बाय यूजीसी, आईसीएसएसआर या सीएसआईआर द्वारा। और ये जो आपका एडमिशन है ना, इसमें भी कंडीशन ये है कि 11 जुलाई 2009 से पहले का होना चाहिए पीएचडी में, ठीक है। एक तो ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आपने 11 जुलाई 2009 से पहले तब के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने पीएचडी डिग्री अपनी गेन करी हो। साथ में उसके अलावा आपका ये कंडीशन भी सारी की सारी एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर आए तो मास्टर डिग्री आपसे मांगी है 55% मार्क्स के साथ, या कोई इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए आपका। और साथ में द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी शेल भी, ठीक है, और ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन से ये आपका टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें मास्टर डिग्री आपसे मांगी है 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बीए हो आपका, ठीक है, इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपसे मांगा है मास्टर डिग्री, और किस में मांगी है मतलब 55% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर डिग्री मांगी है, या ग्रेड बी आपका होना चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर, और ये आपकी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट या सेंट्रल ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और एस्टेब्लिश्ड इंग्लिश रीजनल न्यूज़पेपर्स एक्रेडिटेड with ABC, National News Agency, radio और टेलीविजन, फिल्म, मीडिया, रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज विद एक्सीलेंट कमांड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। तो ये आपकी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल, मतलब जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो है, ठीक है। अब रिसर्च ऑफिसर पर आए तो इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है 55% मार्क्स के साथ रेलिवेंट फील्ड में,
और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेलिवेंट फील्ड, जो कि किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आपने करी हो, या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू, इसी किसी तरीके की आपने जो एक्सपीरियंस है वो लिया हो इनमें से किसी एक बॉडी से, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट द्वारा ही रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, या गवर्नमेंट की ही बॉडी होनी चाहिए, वो पीएसयू हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, पर होनी गवर्नमेंट से ही चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट आए तो रेलिवेंट फील्ड रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी, तो उनके लिए क्या रेलिवेंट फील्ड है ओबीसी कैटेगरी के लिए? एमए इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है रेलिवेंट फील्ड? मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, साथ में 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया आपको। सिस्टम एनालिस्ट पर आते हैं। बी या बीटेक मांगा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, साथ में 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा एटसेट्रा, डेटाबेस, माईस्क्ल, ओरेकल विद PHP, फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस अंडर विंडो, लिनक्स, यूनिक्स प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक PSU प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है वो आपका किसी पब्लिक या PSU या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और करके एक ऑप्शन दिया है कि आपने ME MTech करा हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA में, साथ में 3 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है, उस जो हमने ऊपर देखा था उसी में, ठीक है। बट बस ईयर्स का फर्क है इसमें, बी या बीटेक और उसके साथ 5 साल का मांगा है, ME MTech में 3 साल का मांगा है एक्सपीरियंस, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट आता है क्यूरेटर का। मास्टर डिग्री मांगी है साइंस में, जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये PhD डिग्री आपने करी हो इन साइंस इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी या ऑर्गेनाइजेशन या PSU या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिसका पे लेवल 8 होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब रेलिवेंट फील्ड क्या है आपका? रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ फैसिलिटी, बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेज इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज, ये आपका रेलिवेंट फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन ऑफिसर पर। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 6 हो, या 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 4 हो, और वो किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PSU या सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी से आपने किया हुआ हो, और या फिर आपने कोई इक्वलेंट पोजीशन ली हो, ठीक है। और ये पोजीशन जो आपने ली है किसी प्राइवेट कंपनी या बैंक से अगर ली है तो उसका टर्नओवर एनुअल 200 करोड़ होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। साथ में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की, ठीक है। इसमें इन्होंने ये सब मांगा है। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी पर। इसमें आपसे मांगी है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, या 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है स्टेनोग्राफर के रूप में, ठीक है। 3 साल या तो आपने पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम किया हो, या 5 साल आपने स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया हो, और ये भी आपने किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या अदर ऑटोनोमस बॉडी से किया हो। साथ में क्या है, इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी आपको आनी ही चाहिए 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ इंग्लिश के केस में, और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी के केस में, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो आपका टेस्ट लेने वाले हैं, डिक्टेशन उसमें 10 मिनट की देंगे आपकी इस स्पीड के साथ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम देंगे 50 मिनट इंग्लिश के लिए और 60 मिनट हिंदी के लिए। नेक्स्ट आते हैं सीनियर असिस्टेंट पर। बैचलर डिग्री मांगी है आपके किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 3 साल का UDC का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी अपर डिवीजन क्लर्क का एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर इक्वलेंट कोई पोस्ट आपने ली हो जिसका पे लेवल 4 होना चाहिए, ठीक है। और वही किसी PSU बॉडी ये सब में आपने काम किया हो, और अगर आपने किसी बैंक या कॉर्पोरेट बैंक में काम किया है तो उसका टर्नओवर जो है 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, अगर आपने प्राइवेट या कॉर्पोरेट बैंक में काम किया है तो, ठीक है। बाकी अगर आपने PSU वगैरह में इसमें काम किया है तो उसमें ऐसा कुछ भी केस नहीं है। फिर टाइपिंग की स्पीड मांगी है, स्पीड प्रोफिशिएंसी मांगी है, स्पीड उन्होंने मेंशन नहीं करी है, तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपको आनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट पर आते हैं। बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, प्रोफिशिएंसी मांगी है स्टेनोग्राफर की और स्टेनोग्राफी की इन इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। स्पीड होनी चाहिए मिनिमम जो है 100, अब दोनों की 100 होनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो इंग्लिश के लिए इन्होंने जो ऊपर लिखा है ना 120 वही होगा, और हिंदी में 100 होगी, है ना। शायद हो सकता है कि प्रिंट ना हुआ हो, क्योंकि देखो जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश और हिंदी की उन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर शायद ये टाइप करना भूल गए हैं, टाइम प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हो सकता है, तो 120 आप मान के चलिए इंग्लिश की, है ना। अब जो टाइपिंग की स्पीड है वही 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश के लिए है, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी के लिए है। कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है स्टेनोग्राफर के रूप में, या किसी इक्विवेलेंट पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में, या रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो स्किल टेस्ट पर आए तो डिक्टेशन आपको 10 मिनट के लिए दी जाएगी 100 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में, 55 मिनट दिए जाएंगे हिंदी में। अब यहाँ पर ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ से क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि डिक्टेशन के लिए भी इन्होंने 10 मिनट देंगे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, इसका मतलब यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं है, इन्होंने दोनों के लिए ही 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। अब क्योंकि देखो बार बार तो वो मिस्टेक नहीं होगी ना, एक बार मिस्टेक होती है बट बार बार ये इन चीज़ों में मिस्टेक नहीं होगी,
तो आप 100 वर्ड पर मिनट आराम से सोच के चलिए, मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन पर पर्सनल असिस्टेंट की। मास्टर डिग्री मांगी है आपसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द रेलेवेंट फील्ड, और यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU या लाइब्रेरी ऑफ अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में, सेम आपके किसी भी इंस्टीट्यूट से। अब अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो उस केस में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने बैचलर्स की डिग्री करी है तो उस केस में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी मांगी है। जूनियर इंजीनियर पर है सिविल में तो BE या BTech मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके साथ 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। और वही किसी भी बॉडी में जो मैंने आपको ऊपर बताई है, बॉडीज इनकी सेम है कि गवर्नमेंट बॉडी हो या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो या PSU हो, और या फिर अगर आपने प्राइवेट या किसी कॉर्पोरेट बैंक में काम किया हो तो उसका टर्नओवर 200 या 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की। BE या BTech मांगा है कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 50% मार्क्स के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसका जो भी आपने पोस्ट होल्ड करी हो उसका पे लेवल 4 होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए, सेम वही किसी गवर्नमेंट बॉडी इंस्टीट्यूशन या PSU वगैरह में। और क्या है या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज इन ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी से होना चाहिए और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन आपकी असिस्टेंट आर्किविस्ट की। बैचलर डिग्री मांगी है हिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ, या फिर डिप्लोमा मांगा है लाइब्रेरी साइंस का या आर्काइवल स्टडीज़ का, ठीक है। और ये जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट या नेशनल आर्काइव्स या कोई इक्वलेंट से होना चाहिए, जिसमें आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है कम से कम 6 महीने का, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, और किस में मांगा है रेलेवेंट फील्ड में ही मांगा है ना। तो बात समझ गए होंगे आप। और क्या है आगे, द पर्सन सो सेलेक्टेड हैज़ टू गो अंडरगो शॉर्ट टर्म कोर्स, आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना होगा, जो भी सेलेक्ट होगा इसमें उसको, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है, इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड आर्काइव फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द प्रोविजन पीरियड। तो प्रोविजन पीरियड के अंडर ही आपको मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स कराया जाएगा, और ये कोर्स कराया जाएगा जिसमें आपको केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक सिखाया जाएगा, और केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्काइव एंड सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ रिकॉर्ड, ये सब आपको सिखाया जाएगा, मतलब रिलेटेड काम ही आपको सिखाया जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट पोजीशन आपकी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, और क्या मांगा है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री मांगी है तो कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बैचलर डिग्री के बेस पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। फिर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें गेस्ट हाउस, बैचलर डिग्री मांगी है होटल मैनेजमेंट में या अलाइड फील्ड में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और इन्हें मिनिमम 3 स्टार होटल, मतलब 3 स्टार होटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा आपके पास अगर है होटल मैनेजमेंट में या अलाइड फील्ड में, तो उसके साथ आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 3 स्टार होटल में, ठीक है। अब नोट है यहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर विद रिगार्ड टू 3 स्टार होटल शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो आपको ये होटल से एक सर्टिफिकेट लेके देना होगा, है ना। और सच कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम ग्रॉस सैलरी ऑफ 45,000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग पर्क्स। तो जो आपकी सैलरी होनी चाहिए पर मंथ की, जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया हो उसकी बात हुई है। तो अगर आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें अगर आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी 45,000 है, जिसमें आपके पक्ष शामिल नहीं होने चाहिए, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। अब स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पर आए तो बैचलर डिग्री मांगे स्टैटिस्टिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री मांगे मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स उसमें एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री मांगे इकोनॉमिक्स में, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री मांगे कॉमर्स में, ठीक है। और बस इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट की पोजीशन, इसमें आपसे बैचलर की डिग्री मांगी है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज जूनियर असिस्टेंट या लो डिवीजन क्लर्क या किसी इक्विवेलेंट पोस्ट का, ठीक है। और वही किसी गवर्नमेंट की बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी में होना चाहिए। फिर क्या है, स्पीड मांगी है टाइपिंग की 35 पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, इन दोनों में से कोई एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी मांगी है। नेक्स्ट पोजीशन है स्टेनोग्राफर, बैचलर डिग्री मांगी किसी भी डिसिप्लिन में, प्रोफिशिएंसी मांगी है स्टेनोग्राफी की इंग्लिश या हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट के साथ, टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज मांगी है। फिर वही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 10 मिनट के लिए डिक्टेशन दी जाएगी, मतलब आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो है स्टेनोग्राफी करनी होगी, और 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन दी जाएगी, उसके अंदर आपको अपनी अच्छी से अच्छी स्पीड लानी है। फिर 50 मिनट दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम इंग्लिश में, और हिंदी के लिए दिया जाएगा 65 मिनट का टाइम। आगे बढ़ते हैं, अब लाइब्रेरी असिस्टेंट पर आते हैं। बैचलर डिग्री मांगी है आपसे बैचलर डिग्री आपसे मांगी है, और कम से कम 2 साल का वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस मांगा है, और सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन लैबोरेटरी, ठीक है। मतलब कि आपने जो है जो सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनके
उनको संभालने का काम किया हो, मेंटेनेंस का काम किया हो लेबोरेटरी में। हाउएवर द रेलेवेंट सब्जेक्ट विल बी एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो और रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है ना, मतलब बैचलर डिग्री के लिए जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो ये यूनिवर्सिटी ही तय करेगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस इसमें किसी में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्टमैन पर। डिप्लोमा में आपके पास इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके 55% मार्क्स भी होने चाहिए। या फिर ITI ड्राफ्टमैन का आपके पास वो होना चाहिए कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, जिसमें आपके 55% मार्क्स हों। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पे लेवल 3 पर, ठीक है, और बस ये मांगा है। आगे आते हैं अब जो आपकी पोस्ट है वर्क असिस्टेंट पर, ठीक है। वर्क असिस्टेंट की और इंजीनियरिंग सर्विस, वायरमैन, वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मैसों और प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, इन सब के लिए क्या आपसे मांगी है क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, वो है ITI डिप्लोमा 2 साल के ड्यूरेशन के साथ, और रेलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, जिसमें भी आप अपने अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड में आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में, और या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड इन क्लास 2 कैटेगरी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आते हैं लिफ्ट ऑपरेटर की पोजीशन पर। ITI का डिप्लोमा मांगा है विद मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन द वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है किसका, एज लिफ्ट मैकेनिक इन ए लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ITI 2 साल की होनी चाहिए डिप्लोमा जो आपका है, या फिर अगर आपने 10th पास सर्टिफिकेट किया है हैविंग वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस इशूड बाय लेबर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता दूं कि अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया है 2 साल की ड्यूरेशन का और उसके साथ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है एज लिफ्ट मैकेनिक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 10th पास सर्टिफिकेट किया है और आपने एक वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस भी लिया हुआ है जो कि लेबर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, और उसी के साथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है लिफ्ट मैकेनिक का इन लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट पर इसमें बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, टाइपिंग स्पीड मांगी है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर ऑपरेशन की प्रोफिशिएंसी मांगी है, बस इतना ही मांगा है, कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। नेक्स्ट आता है कुक की पोजीशन पर। 10th पास मांगा है, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, जिसका कम से कम ड्यूरेशन होनी चाहिए 1 साल की। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कुकिंग या कैटरिंग सर्विस का इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गेस्ट हाउसेज, एटलीस्ट 3 स्टार होटल या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपसे मांगा है। नेक्स्ट है MTS की पोजीशन ऑफिस अटेंडेंट, 10th पास मांगा है, बस और कुछ नहीं मांगा। मैस हेल्पर में क्या मांगा है, 10th पास मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है एज मैस हेल्पर या मैस अटेंडेंट या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट का इन द किचन ऑफ द हॉस्टल या कैंटीन या गेस्ट हाउस ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट या प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट पोजीशन है इंजीनियरिंग अटेंडेंट या खलासी या जो भी आप पढ़े अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सिविल या इलेक्ट्रिकल में। ITI डिप्लोमा मांगा है विद मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन योर रेलिवेंट ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैसन, इनमें से किसी भी ट्रेड में, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड इन क्लास 2 कैटेगरी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। 10+2 यानी 12th मांगा है साइंस से, या फिर 10th पास आप होने चाहिए विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। 10th में आपने साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो, एंड इसके सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपने 12th करी है साइंस से तो आपको किसी डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 10th करी है और उसके साथ साइंस भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ है तो एक स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट पर। इसमें 12th आपसे मांगी है, ठीक है, 12th मांगी है, सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है लेबोरेटरी साइंस का, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की मांगी है। नेक्स्ट है एनिमल अटेंडेंट। 12th पास मांगा है विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो 12th आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ करी हुई हो, साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन एन एनिमल हाउस या सिमिलर इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। तो 12th पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस किसी एनिमल हाउस में या फिर किसी सिमिलर इंस्टीट्यूशन में या प्रोजेक्ट में आपने जो काम किया हो किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के, और वो रिलेटेड इसी से होना चाहिए, एनिमल एक्टिविटी से या एनिमल रिलेटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड्समैन। 10th पास मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज ग्राउंड्समैन इन मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है। एंटी मलेरिया वर्कर पर आए, एटलीस्ट आपसे 10th पास मांगा है और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन एंटी मलेरिया वर्क लाइक स्प्रेइंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग, चेकिंग एंड यूजिंग
फ्यूमिगेशन मशीन। तो ये सब आपसे मांगा है। अब सारी डिटेल हमने कवर कर ली है एजुकेशन की। एप्लीकेशन फीस पर आते हैं। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अनरिजर्व EWS OBC को 1500 रुपये देनी है। SC ST और वुमेन को 1000 रुपये देनी है। PWD को कोई फीस नहीं देनी। ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए अनरिजर्व EWS OBC को 1000 रुपये की फीस देनी है। SC ST वुमेन को 600 रुपये की फीस देनी है। PWD को कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल हो गई है कवर सारी की सारी। बाकी रिजर्वेशन जो भी एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए वो आपके एज पर योर कैटेगरी मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है, और कास्ट सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट का जो आपका पूरा परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको पता ही है। और क्या है, और लास्ट डेट हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें लास्ट डेट। अच्छा, लास्ट डेट से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या चीज़ें रहने वाली हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, है ना। तो थोड़ा पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कन्वर्सिंग वगैरह, एनी डिस्प्यूट नंबर कैटेगरी इन केस ऑफ मिस्टेक। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें भी ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट अलाउड टू टेस्ट प्रोविजनली अपने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, तो देखो आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहने वाला है और पेपर 2 में क्या रहने वाला है आपका पोस्ट वाइज होगा। जैसे जहाँ स्किल टेस्ट होगा वहाँ स्किल टेस्ट होगा, और जहाँ पे रिटर्न इनर लेना है जैसे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए तो वो चीज़ लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल से वीडियो चाहिए एक और, जिसमें आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से समझाया हुआ हो कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, सब कुछ आपको डिटेल से चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो लिख देना। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या अगर आपको PDF चाहिए तो PDF लिख देना। ठीक है, मतलब इससे जो आपका ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की PDF चाहिए तो PDF लिख देना, और अगर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर आपको समझना है तो उसके लिए आपको वीडियो लिख देना। जो भी आपको सही लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें पेपर 1 एंड 2 होगा और इंटरव्यू भी होगा, बट वो सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए है। तो वही मैंने बोला, अगर आपको डिटेल से जानना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अब आगे देखें तो इसकी जो आपको रिटन टेस्ट की जो वेटेज दी जाएगी वो 70% दी जाएगी, और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट को 30% की वेटेज दी जाएगी। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर वैकेंसी टू बी फिल्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डज नॉट एक्सीड 1:5, यानी एक पोस्ट के लिए या एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 15 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे जितने भी टोटल पोस्ट हो उसके। ठीक है, और अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना होगा, और सबके लिए फीस भी आपको अलग ही भरनी है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है। कोई टेक्निकल क्वारी चाहिए, इशू आपको हो रहा है फॉर्म वॉर्म भरने में, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, और ये आपको मेलिंग एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, इन्होंने क्या दिया है, आपको जो है अप्लाई करना है इस पोर्टल के थ्रू। आपको ये जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्लोजिंग डेट क्या है आपकी, 27 जुलाई 2026 शाम के 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, और सारी डिटेल देखो हमने कवर कर लिया है एक्सेप्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि वो अगर हम बनाएंगे तो वीडियो आपका 1.5 घंटे का या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें और आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो जो भी आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है सब कुछ हमने डिटेल कवर कर ली है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली 1 to 1 मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो चैनल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकें। ठीक है, तो उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहे और जॉब की जो अपडेट है वो आती रहे। ठीक है, और ऑन टाइम अपडेट के लिए आपको बेल आइकन भी हिट करना है ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट।